हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल हमने उपराष्ट्रपति को देखा था। इससे पहले हमने 2 घंटे 30 मिनट की क्लास में हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट स्टडी किया था। उसके बाद हमने उपराष्ट्रपति को स्टडी किया है। तो आज का टॉपिक हमारा भारत के प्रधानमंत्री यानी कि आज का टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। आपको स्क्रीन पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो भी दिख रहा होगा। तो आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आप अच्छे से समझेंगे। कितना कॉन्सेप्ट बनता है प्रधानमंत्री से, कितना कॉन्सेप्ट आगे भी बनेगा और कितनी कितनी पावर होती है, ये सभी हम समझेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर के लिए पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे अच्छे से। तो आज का टॉपिक हमारा उसी तरह से होगा जैसे क्लास नंबर आज देखिएगा 13 है। तो 13 नंबर क्लास की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सेगमेंट के अंतर्गत भी हो सकता है। हमारे राष्ट्रपति जी को हमने पढ़ा था, उपराष्ट्रपति जी को पढ़ा था, अब प्रधानमंत्री की आज हम बात करते हैं। और इसी प्रकार आपके टॉपिक भी लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपके जो भी टॉपिक होंगे वो आपके कुछ इसी प्रकार से चलते हुए रहेंगे। तो चलिए प्रधानमंत्री की बात करते हैं और आपके उसी प्रकार से क्वेश्चन भी है जिस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों ने देखे थे। ठीक है, आपके लिए नोट्स के लिए इंफॉर्मेशन है, आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ रहा है तो कम समय में एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे आप लोग। बिल्कुल ऐसे नोट्स जो बिल्कुल पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। इंक्वायरी के लिए आपके लिए नंबर भी दे रखा है। ठीक है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस तरह से आपके प्रश्न भी हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री की चर्चा कर लेते हैं। आखिर प्रधानमंत्री होता कौन है? देखिएगा, आपके केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? यानी कि केंद्र सरकार में 2 लीडर होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। लेकिन रियल फाउंडर कौन होता है? तो रियल फाउंडर की अगर बात करेंगे, प्रधानमंत्री क्या होती है? तो प्रधानमंत्री में होती है वास्तविक शक्ति। प्रधानमंत्री में क्या होती है? प्रधानमंत्री में होती है वास्तविक शक्ति। इनकी वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। और कार्यकारी जो शक्ति होती है वो किसके पास में होती है? वो आपके राष्ट्रपति के नाम पर होती है। इसीलिए कहते हैं आर्टिकल नंबर 53 में कहते हैं कि संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? आपका राष्ट्रपति होगा, ना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिएगा प्रधानमंत्री की अगर नियुक्ति की बात करें तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। यानी कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर कोई भी आपके प्रावधान नहीं किया गया, कोई भी संबंधित नहीं किया गया। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आपका अगर ये स्टेटमेंट आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति व निर्वाचन से लेकर अगर कोई अनुच्छेद संबंधित है तो भारतीय संविधान में नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और उसकी रियल शक्ति किसके अंतर्गत होती है? तो रियल शक्ति जो अंतर्गत होगी वो किसके अंतर्गत होगी? आपके वास्तविक शक्तियां, रियल पावर जो होगी वो आपके प्रधानमंत्री के अंतर्गत होगी। तो 75 आर्टिकल आखिर है क्या? कि प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, फिर भी 75 आर्टिकल तो भारतीय संविधान में रखा गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो कुछ ना कुछ तो होता है। देखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत हासिल होना चाहिए। मान लीजिए प्रधानमंत्री 75 के अंतर्गत किसे चुनेगा? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री किसे चुनेगा? देख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा में बहुमत हासिल कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत क्या बोला मैंने? कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसको नियुक्त करेगा। उस दल के नेता को क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। मान लीजिएगा बहुमत हासिल नहीं कर पाया, तब भी राष्ट्रपति के पास में शक्तियां हैं कि वह राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दे, लेकिन उसे 1 माह के अंदर, कितने, 1 माह के अंदर, याद रखिएगा 6 माह नहीं है, 1 माह के अंदर कहेगा किसी भी सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए। तो विश्वास मत हासिल करने के लिए 1 माह के अंदर कहेगा, अगर उसे बहुमत या गठबंधन की सरकार है तो 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल करने के लिए कहेगा, तो वो पद पर रहेगा, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाएगा। कंडीशन मैंने आपको 2 बता दी। एक तो बहुमत दल का जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति अपनी शक्ति के अनुसार अगर किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तो उसे 1 माह के अंदर बहुमत हासिल करना होगा, यानी कि विश्वास मत हासिल करना उसको 1 माह के अंतर्गत होगा। और यहीं पर अगर बात करें, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, संसद को हम आगे पढ़ेंगे, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना वो लोकसभा का सदस्य है, ना वो राज्यसभा का सदस्य है, और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री अगर नियुक्त किया जाता है तो क्या होगा, तो उसे 6 माह के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता को ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि एक सदन की सदस्यता जो होगी, एक सदन का जो मेंबर होगा उसको बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद से 6 महीने के बाद हटा दिया जाएगा। ठीक है, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो लोकसभा एमपी हैं कहां से, आपके वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा एमपी है। तो देखिएगा, अगर संसद में कोई किसी सदन का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री, तो उसे 6 माह के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता को ग्रहण करना पड़ेगा। तो एक महिला ऐसी भी हैं भारत के प्रधानमंत्रियों में जो राज्यसभा का सदस्य बनी थी, प्रधानमंत्री बनने वाली, उनका नाम आपके इंदिरा गांधी जी है। ठीक है, जो भारत की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। तो हमने 75 के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से कुछ भी संबंधित नहीं है, लेकिन 75 आर्टिकल हमें 3 चीजों पर बताता है कि एक तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, दूसरा कंडीशन राष्ट्रपति अपनी शक्ति, अपनी विवेक शक्ति के अनुसार उसको नियुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री को, लेकिन विश्वास मत 1 माह के अंदर हासिल करना होगा। तीसरी कंडीशन यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद का दावेदार होता है जो ना तो लोकसभा का सदस्य ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 6 माह के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, वरना वो प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। तो 75 आर्टिकल ए कहता है, लेकिन प्रावधान नियुक्ति से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रावधान की बात अगर करेंगे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, 75 आर्टिकल, राइट। इतना ही राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री के लिए, और इतने ही पॉइंट आपके प्रधानमंत्री के अंतर्गत बनते भी हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां से अब कई सारे कार्य हैं, कई सारी शक्तियां हैं। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपके भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं प्रधानमंत्री संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे प्रश्नों पे अब हम बात करेंगे। ठीक है, प्रश्नों पर बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार के हमारे प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इतना अगर आप ठीक से समझ चुके हैं तो प्रधानमंत्री के चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं हम। अब हम इस प्रकार के प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसे जैसे प्रश्न आपके आज तक पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रकार के प्रश्नों की आज हम बात भी करेंगे, और एक के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होंगे। ठीक है, कह रहे प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, अब देखिएगा, प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम वितरित और पुनर्वितरित करता है। अब प्रधानमंत्री का काम ही है कि देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री के लिए क्या होती है, प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाता है। प्रधानमंत्री क्या करेगा, कैबिनेट बनाएगा। कैबिनेट में कौन होंगे, मंत्री होंगे आपके। तो उन मंत्रियों को क्या करता है, तो कैबिनेट में जो मंत्री होंगे उनको क्या कर, मंत्रियों को काम वितरित करता है। किसी को रक्षा मंत्रालय, किसी को गृह मंत्रालय, किसी को कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, आपके जहाजरानी मंत्रालय, ऐसे काम को वितरित कर देता है। वो ऐसे काम को वितरित कर देता है। तो आपका एक तो सीख हो गया। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। भाई कैबिनेट बनाई किसने, कैबिनेट बनाई थी आपके किसने, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री जी तो करेंगे। जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ये स्टेटमेंट ठीक है। अब देखिएगा, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो पूरी की पूरी कैबिनेट क्या हो गई, भंग हो गई। लेकिन अगर मैं यहां से बोलूं कि एक कोई मंत्री अगर इस्तीफा दे,
यदि मंत्री इस्तीफा देता है, मान लीजिएगा यदि मंत्री इस्तीफा देता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या मंत्रिपरिषद भंग होगी या नहीं। यदि कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो प्रधानमंत्री उसके पद को भरने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो मंत्रिपरिषद पूरी तरह से भंग कर दी जाएगी, मंत्रिपरिषद पूरी तरह से भंग कर दी जाएगी। जैसे लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उसी प्रकार मान सकते हैं कि अगर कोई मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देता है तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो मंत्रिपरिषद पूरी तरह से भंग हो जाएगी। राइट, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसमें तो सभी सही है, यानी कि जो लिखा है उपयुक्त में कोई नहीं, यहाँ पर आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा, सबके सब क्या है, सही है, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक यहाँ पर लिखा होगा, कोई नहीं का ऑप्शन आ गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम होता है। यानी कि संचार बातचीत का माध्यम कौन सा होता है, निगोशिएशन का माध्यम कौन सा होता है, संचार का माध्यम कौन सा करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। देखिएगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 63 के अंतर्गत। मैंने आपको आर्टिकल नंबर 63 कल पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 64 पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 65 पढ़ाया था। क्या आप बता सकते हैं, आप एक सांस में अगर बता देंगे इनको, ठीक है, सांस पास नहीं जाना है कि आप सासू जी के पास चले जाओ, एक सांस में आपको बताना है कि आर्टिकल नंबर 63 क्या है, 64 क्या है, 65 क्या है, बताइएगा क्या होता है हमारा, ऐसे स्पीड से बताइएगा। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति उसके समकक्ष क्या करेगा, वर्क करेगा, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेगा। लेकिन दो ही कंडीशन पे, या तो त्याग पत्र पर या मृत्यु पर, कार्यकाल समाप्त होता है तो वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो शपथ ग्रहण नहीं करता, शपथ ग्रहण नहीं होती आपके लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन काम करेगा, प्रधानमंत्री काम करेंगे। कौन काम करेगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, गृह मंत्री काम नहीं करेंगे, कौन करेगा, तो राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के लिए जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, आपके प्रधानमंत्री काम करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन से कथन सही हैं, ये देखिए कौन से कथन सही हैं। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। आर्टिकल नंबर 53, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, रॉन्ग आंसर है, यानी कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं, राष्ट्रपति होता है। तो देखिएगा सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सर्विस डे कब बनाते हैं हम, सिविल सर्विस डे कब बनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाते हैं। और सिविल सर्विस का जनक किसे कहते हैं, तो सिविल सर्विस का जनक कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहते हैं। ठीक है, भारत सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है, क्योंकि भारत सरकार की रियल पावर किस में होती है, प्रधानमंत्री में होती है। कार्यकारी जो शक्ति होती है वो किसके अंतर्गत होती है, वो आपके राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है आपकी कौन सी, रियल पावर। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन होगा उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, कौन से कथन सही है, तो उपयुक्त में कोई सा भी कथन सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा वही प्रश्न है जो आपके सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा यही प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं पेपर में, और यही प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है।
ठीक है। कैबिनेट सचिवालय के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल नहीं। संसद के द्वारा? बिल्कुल। ठीक है। तो प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते जो होते हैं हमारे, वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो निर्धारित किए जाते हैं आपके संसद के द्वारा। ठीक है। तो संसद समय समय पर निर्धारित करती है। संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? संसद की बात करेंगे तो 79 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। क्या संसद? पीएमओ करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संसद में हम पढ़ेंगे कैबिनेट सचिवालय को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसका नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक क्या होगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। लाइन से ही चल रहे हैं और लाइन से ही आप भी तैयारी करिएगा, क्योंकि आपका संविधान से आने वाले प्रश्न आपके कोई भी गलत नहीं होने वाला है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि 1965 में भारत जब पाक युद्ध हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 1962 तक रहे, 2 कार्यकाल करे थे। इंदिरा गांधी नहीं थी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, 1965 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री 1965 में भारत के प्रधानमंत्री थे। 1947 में भारत व पाकिस्तान का विभाजन हो गया। 1947 में भारत व पाकिस्तान का विभाजन हो गया और एक दो देश बन गए, एक तो भारत बन गया और एक पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान बन गया, भारत बन गया। पाकिस्तान में के पहले प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। और अगर यहीं से अगर हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने, जिन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। और अगर भारत में बात करेंगे तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और अगर बात करेंगे कौन? राजगोपालाचार्य पहले गवर्नर बने। राजगोपालाचार्य क्या बने? पहले गवर्नर बने। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। ये भारत व पाकिस्तान के मध्य विभाजन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। राजीव गांधी की अगर हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ये सर्वाधिक कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। 240 प्रश्नों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य देखिएगा। प्रधानमंत्री कर्तव्य हो गए, शक्ति हो गई, क्या क्या होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चयन और खारिज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने के लिए कह सकते हैं। अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा के विघटन के लिए कह सकता है। ये तो स्टेटमेंट ठीक है हमारा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आपातकाल करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करने के लिए कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चयन और खारिज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। आपातकाल की अगर बात करेंगे तो आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, प्रधानमंत्री सलाह दे सकते हैं, लेकिन लगाता कौन है? आपके भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। तो आपातकाल की अगर बात हम करें तो राष्ट्रीय आपातकाल जो हमने लिया था कहाँ, किस देश के संविधान से लिया है? बीमर, यानी कि जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल लिया है। अगर आर्टिकल नंबर 352 की बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात अगर करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी है आपके 352 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो देखिएगा 356 में क्या आता है? राष्ट्रपति शासन हमारा आता है।
राष्ट्रपति शासन हो गया। और अगर अनुच्छेद अगर बात करेंगे, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या आता है, वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक कभी प्रयोग नहीं किया गया। वित्तीय आपातकाल का अभी तक का कभी भी प्रयोग अभी तक नहीं किया गया। तो ये भी पूछा सकता है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। तो आर्टिकल आपका 360 ऐसा है जिसका अभी तक कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री उनको सलाह दे सकते हैं आपातकाल लगाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे आपातकाल है। मैंने आपको राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसमें मैंने आपको आपातकाल का फुल टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, डिटेल पार्ट में एक एक बात मैंने आपको समझाई है, कैसे कैसे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, कैसे कैसे राष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एमसीक्यू फॉर्मेट भी पढ़ाया था। इसी प्रकार से हमने हर टॉपिक को देखा है। पहले उसके डिटेल पार्ट को देखा है, उसके बाद में उसके पार्ट से होने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखे हैं। ठीक है, ये जब सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, संविधान का टॉपिक कंप्लीट पूरी तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए जो भी पीडीएफ होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका रिवीजन कम समय में अच्छा हो सकेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अभी हमने पढ़ा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है। कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और राष्ट्रपति नियुक्ति को कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, कई प्रकार से कर भी सकते हैं। किसको, नियुक्ति को। कैसे कैसे कर सकते हैं, नंबर 1 कंडीशन, ठीक है, जो बहुमत दल का नेता होगा उसको बना सकते हैं। बहुमत दल के नेता को बना सकते हैं। अगर बहुमत दल का नेता नहीं है तब भी बना सकते हैं। तो 1 माह में विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर वो भी नहीं है तो किसी सरकार में अगर कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए होता है तो उसे संसद की सदस्यता कितने महीने में ग्रहण करनी पड़ेगी, 6 माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 कंडीशन बना सकते हैं, यानी कि भारतीय संविधान में नियुक्ति को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है, तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी मैंने आपको बताया था कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो कौन बनना है यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना है। ये देखिएगा कुछ प्रधानमंत्री हैं जहां से आपके डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर में लगातार पूछे जाएंगे। दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं। कौन है आपके, इंदिरा गांधी जी हैं। 2 बार कार्यभार प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन किए गए, गुलजारी लाल नंदा। कौन नियुक्त किया गया, गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, 1971 में भारत रत्न प्राप्त किया था किसने, इंदिरा गांधी जी ने। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है आपके, मोरारजी देसाई। अगर यहीं पर प्रश्न बना दिया जाए भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो हम कह सकते हैं मोरारजी देसाई नहीं है, दूसरे कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि वर्तमान समय प्रधानमंत्री हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का नागरिक सर्वोच्च सम्मान मिला है, मोरारजी देसाई को मिला है। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पीवी नरसिम्हा राव हैं आपके। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी थे कौन है, इंदिरा गांधी है। मैंने आपको बताया है, और वही प्रश्न यहाँ पर छपे भी हैं पूरी तरीके से। ये डायरेक्टली प्रश्न है जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ तो इसका आंसर क्या होगा हमारे, कि प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी के शपथ ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे। तो कौन भारत के राष्ट्रपति थे, अगर मैं यहां से बात करूं तो 1982 से लेके 1987 के अंतर्गत बात की जा रही है। तो अगर बात मैं करूं कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाक अधिनियम का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, वो भी यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ठीक है, अगर राष्ट्रपति राजीव गांधी के समय कौन राष्ट्रपति था, तो आंसर हमारा ज्ञानी जैल सिंह होंगे। लेकिन अगर राजीव गांधी की हम बात करें तो इनके समय में 2 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे।
राजीव गांधी के समय में दो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे, जिसमें पहला था मतदान की आयु। मतदान की आयु, ठीक है, यानी कि मतदान की जो आयु थी वो कितनी थी आपकी, पहले जो मतदान करने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो संविधान में कुछ घटाया और बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए क्या लगता है, संविधान संशोधन लगता है। तो संविधान में अगर आपको कुछ बढ़ाना है और संविधान में आपको कुछ घटाना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन लगता है। कौन सा संविधान संशोधन लगा, तो 61 संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु। ठीक है, याद रखिए 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। और 1984 में जो भोपाल गैस त्रसदी हुई थी, भोपाल गैस त्रसदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस जो त्रसदी हुई थी, उस समय भी भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री उस समय भी थे। और जब मतदान की जब आयु घटाएगी तब भी कौन था प्रधानमंत्री, आपके यही थे। तो हमें प्रधानमंत्री का अगर शासनकाल, राष्ट्रपति का शासनकाल अगर याद है हमें, और हमें कोई सन अगर पेपर में प्रदर्शित होती है, तो वहां से हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को कर भी सकते हैं, यानी कि वो प्रश्न भी हम सॉल्व कर सकते हैं जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन सन अगर उनका टाइम पीरियड पता हो तो हम उनमें सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे एक टॉपिक है हिस्ट्री में गवर्नर जनरल का, तो गवर्नर जनरल याद तो रखिएगा, लेकिन उनका शासनकाल याद रखिएगा। अगर उनके शासनकाल की मजबूती आप लोग पकड़ लेते हैं, तो हिस्ट्री में जब भी प्रश्न पूछा आता है तो कहीं ना कहीं डेट लगा के ही प्रश्न पूछा आता है कि 1829 में क्या हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि 1829 में कौन था वायसराय, 1857 में क्या हुआ था, तो वायसराय कौन था, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तभी हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमारे हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में हम और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी रिलेट बनते हैं उन सभी से क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भारतीय डाक अधिनियम का प्रयोग किया था, भारतीय डाक अधिनियम का प्रयोग किया था सबसे पहले 1986 में। किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, जहां पर संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी जहां पर पूछी जाती है, वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है, आपके नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली थी, तो मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे, जनता पार्टी, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। कौन, मोरारजी देसाई। तो किसने ली थी, जगजीवन राम ने, चौधरी चरण सिंह ने जगह ली थी। यानी कि इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, चौधरी चरण सिंह इनके बाद प्रधानमंत्री बने थे। मैंने आपसे, अगर मैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, यहां पर देखिए, किस प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में किसने कार्य किया, एपी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर। कौन था वित्त मंत्री, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वित्त मंत्री के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और नरसिम्हा राव की सरकार में क्या करा, इन्होंने काम किया। निम्नलिखित में से किसने एक से अधिक कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी है, तो किसने एक से अधिक, ठीक है, इसमें देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है जो एक से अधिक बार रहे थे। इसमें अगर बात हम करेंगे, मोरारजी देसाई सिर्फ एक ही बार रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात अगर करेंगे तो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। कितनी बार रहे, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, 3 बार। उन 3 बारों में सबसे पहले 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने। कई सारे लोग यहाँ पर अभी जो पढ़ाई कर रहे होंगे उनका 1996 में जन्म हुआ होगा। 1996 में 13 दिन के लिए रहते हैं, पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर 1900, अगर मैं बात करूं उसके बाद जो प्रधानमंत्री जो बने थे वो आपके फिर से बने थे, ठीक है, फिर से जो प्रधानमंत्री बने थे तो 1996 से लेके 1900
98 तक अगर बात करेंगे 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, 13 मंथ के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और फिर 1998 से लेकर 2004 तक कंप्लीट 5 वर्षों का कार्यकाल कंप्लीट किया था, कार्यकाल को कंप्लीट किए दिए थे कितने, 5 वर्षों के लिए। तो देखिएगा 13 दिन और 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और याद रखिएगा सने वगैरह आपसे नहीं पूछे जाएंगे कब से कब तक बने, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सेवा देने वाला प्रधानमंत्री कौन था। तो सबसे ज्यादा आपकी सेवा जो दी थी वो किसने दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे ज्यादा सेवा दी थी प्रधानमंत्री के रूप में। कार्यकाल में मरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गई। पहला व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए पायलट की सेवा देने वाला भी था, कौन, राजीव गांधी। अभी हमने पढ़ा मतदान की आयु और आपके भोपाल गैस त्रसदी के समय कौन थे, तो राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी समाधि को विजय घाट के रूप में जाना जाता है। तो किसकी समाधि को हम विजय घाट के रूप में जानते हैं, बी आर अम्बेडकर की समाधि को हम नहीं जानते, चैत्य भूमि के रूप में जानते हैं। राजीव गांधी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, कौन सा आंसर होगा हमारे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसे हम विजय घाट के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कहता है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। कहां हुई थी, आपके उज्बेकिस्तान में हुई थी, उज्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी, तो उज्बेकिस्तान में मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन हमारे यहां पर समाप्त हो गए, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कि कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं, ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं, ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो भारत के या भारत के किसी राज्य के, भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, या भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यानी कि भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। भारत के मुख्यमंत्री राज्य के भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। तो भारत के प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री, बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पहली बार। और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो थे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो चरण सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे। नंबर 3 पे अगर बात करेंगे तो बीपी सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तो उत्तर प्रदेश के रहे, यूपी के रहे थे। उसके बाद 4 नंबर पे बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे, कहाँ के रहते, तो आंध्र प्रदेश के रहते। ठीक है, कहाँ के रहते, आंध्र प्रदेश के। उसके बाद बात करेंगे एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा भी रहे थे, कहाँ के रहे थे, कर्नाटक के। उसके बाद अगर बात करेंगे 6 नंबर पर, तो अभी जो वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कहाँ के रहे थे, ये आपके गुजरात के रहे थे। कहाँ के रहे थे, गुजरात के रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ये 6 मुख्यमंत्री पूरे भारत में ऐसे भी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो 6 मुख्यमंत्री भारत में ऐसे भी हैं जो भारत के
प्रधानमंत्री बने थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, तो आज की क्लास हमारी समाप्त हो गई है, यानी कि आज की क्लास में हमने प्रधानमंत्री को देखा है, इससे पहले हमने उपराष्ट्रपति, उससे पहले हमने राष्ट्रपति को देखा था। तो तीनों पार्ट हमने समाप्त कर दिए हैं। कल का टॉपिक हमारा केंद्रीय कैबिनेट के स्तर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।